बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर से जो आपका कंपलसरी पेपर है। अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की, तो दोस्तों इस सब्जेक्ट से मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके। आज का ये हमारा तीसरा पार्ट है जिसमें हम लगभग 20 एबव एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो आपका बीएड डीएलएड अलग अलग सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है, तो आप किसी भी सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। साथ ही अगर हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो जितने भी सब्जेक्ट हैं यानी पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के बाद ऑप्शनल पेपर, उन सभी को मैंने प्रोवाइड करा दिया है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट की ओर विजिट करें। वहाँ पर आपको जो पेपर 1 है फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, अगर हम बात करें सेकंड पेपर की जो कि है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, थर्ड है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, और ऑप्शनल पेपर की बात करें तो वैल्यू एंड पीस एजुकेशन के साथ साथ इनोवेशन इन एजुकेशन, ये आपके ऑप्शनल पेपर हैं। इन सभी के आपको यूनिट वाइज, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से सभी पार्ट के आपके सिलेबस वाइज जो है एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, उन वीडियोस से आप अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बीएड सेकेंड सेमेस्टर में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ साथ स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन जो पेपर है, सब्जेक्टिव नॉलेज, तो आप सभी को पता है कि सब्जेक्टिव नॉलेज के अलग अलग पेपर होते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, उसको हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। साथ ही हम बात कर लें इन दोनों पेपरों की, तो ये पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन के बाद स्कूल मैनेजमेंट का भी मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है और उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो उसे भी आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो को शुरू करेंगे यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के पार्ट 3 को, जिसमें कि हमारा पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, निर्देशन की प्रविधियां हैं। निर्देशन और परामर्श, लगभग मैंने 2 वीडियो अपलोड किया, दोनों में इनके बारे में डिटेल में बात की थी। यहाँ पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि निर्देशन की प्रविधियां कौन कौन सी हैं, यानी मेथड्स ऑफ गाइडेंस की कौन कौन सी जो है प्रविधियां हैं। तो यहाँ पर निर्देशन सेवा प्रदान करने हेतु सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अनेक प्रविधियों का प्रयोग करता है। इनकी 2 प्रविधियां मुख्य हैं। ठीक है, एक तो है प्रमापीकृत प्रविधियां और दूसरी है अप्रमापीकृत प्रविधियां। ये दोनों ही इसकी प्रविधियां हैं। प्रमापीकृत प्रविधियों की बात करें हम तो प्रमापीकृत प्रविधियां यानी स्टैंडर्ड डिजायर्ड टेक्निक्स जो है, प्रमापीकृत प्रविधियां वे प्रविधियां हैं जिनकी रचना करते समय वैज्ञानिक सिद्धांतों, निश्चित नियमों एवं तरीकों का प्रयोग किया जाता है तथा जिनकी वैधता एवं विश्वसनीयता वैज्ञानिक ढंग से की जाती है, उन्हें हम प्रमापीकृत प्रविधियां कहते हैं। इसमें जैसे बुद्धि परीक्षण आ गया, रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण, ये 5 प्रकार के परीक्षण प्रमापीकृत प्रविधियों में देखने को मिलेंगे। इनसे भी प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए मैंने इन्हें डिटेल में बता दिया। वहीं अगर हम बात करें अप्रमापीकृत प्रविधियां यानी ऐसी प्रविधियां जिसके अंतर्गत हम उन्हें शामिल करते हैं जिनकी रचना सुविधा और आवश्यकता के अनुसार की जाती है, ये प्रविधियां आत्मनिष्ठ होती हैं। अप्रमापित प्रविधियां कौन कौन सी होती हैं, इनमें अवलोकन या निरीक्षण होता है, साक्षात्कार, समाजमिति, प्रश्नावली, व्यक्ति अध्ययन, निर्धारण मापिनी और आत्मकथा के साथ साथ संचित अभिलेख और आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख, इतनी सारी चीजें देखने को मिलेंगी अप्रमापीकृत प्रविधियों के अंतर्गत। तो प्रश्न इनसे पूछे या इनसे आपको पता हो गया है कि किसमें कौन कौन सी प्रविधियां देखने को मिलती हैं। बहरहाल यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगी निर्देशन की प्रविधियों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है, यह कथन किसका है। स्टेटमेंट वगैरह आपको खुद से याद करने पड़ेंगे, तो स्टेटमेंट आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं उनको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है, यह कथन जो है यह है रूथ स्ट्रेंथ का। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि परामर्श की विधियां हैं, इनमें से परामर्श की विधियां कौन कौन सी है आपको बतानी है।
तो अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ काउंसलिंग की, तो इसकी कई सारी प्रविधियां, परामर्श प्रक्रिया के दौरान जो प्रविधियां प्रयोग में लाई जाती हैं वह सेवार्थी यानी विद्यार्थी के व्यक्तित्व एवं उसकी विशेषताओं के आधार पर चयनित की जाती हैं। इनकी 5 जो हैं विधियां देखने को मिलती हैं। बहरहाल यहाँ पर मधुर संबंध स्थापित करना, आत्मबोध निर्मित करना और व्याख्यान विधि, ये सभी विधियां आ जाएंगी विधियों के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन कौन सी विधियां हैं, 3 तो बता दिए आपको, 2 और भी जान लीजिए। 2 और हैं। व्याख्यान तो बता दी, क्रिया हेतु कार्य नियोजन एवं सुझाव और अन्य कार्यकर्ताओं का सहयोग। ठीक है, इसके अलावा भी अलग अलग विधियां हैं, जैसे कुछ अलग से भी दे देते हैं, जैसे मौन धारण विधि, स्वीकृति, स्पष्टीकरण, पुनः कथन, मान्यता, प्रश्न पूछना। ठीक है, सारांश, स्पष्टीकरण, विश्लेषण, व्याख्या, विवेचना, ये सभी जो है वह परामर्श की विधियों के अंतर्गत आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि निर्देशन का क्षेत्र है, इनमें से निर्देशन का क्षेत्र कौन सा आपको बताना है। तो निर्देशन के भी कई सारे क्षेत्र हैं, व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, ये दोनों ही आ जाएंगे। इसके अलावा भी अनेक सारे क्षेत्र हैं, जैसे व्यावसायिक निर्देशन का क्षेत्र, अव्यावसायिक निर्देशन का क्षेत्र, सामाजिक निर्देशन का क्षेत्र, नैतिक निर्देशन का क्षेत्र, स्वास्थ्य निर्देशन का क्षेत्र। ठीक है, ये सभी जो हैं वो निर्देशन के क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो ज़्यादातर ऑप्शन में आपके 2 या 3 ही देंगे, ऑल तो दे ही देगा अगर ये देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। परामर्श के प्रकार हैं, कौन कौन से परामर्श के प्रकार हैं आपको बताने। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें परामर्श के प्रकारों की, तो मनोवैज्ञानिक परामर्श, मनोचिकित्सकीय परामर्श, नैदानिक परामर्श, इसके अलावा भी है छात्र परामर्श, वैवाहिक करके है। ठीक है, परामर्श, स्थानापन्न परामर्श और व्यावसायिक परामर्श, ये 6 से 7 प्रकार देखने को मिलते हैं परामर्श के प्रकारों के अंतर्गत। करेक्ट आंसर यहाँ पर ये सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ कि कूफ एवं की फॉवर ने निर्देशन सेवाओं का वर्गीकरण जो है वह कितने प्रकार से किया है। देखिए, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो राइटर हैं, उन्होंने जो निर्देशन के प्रकार हैं वो अलग अलग तरीके से बताए हैं। ठीक है, तो वही पूछा है कि कूफ एवं कॉफीवार ने निर्देशन सेवाओं का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया है। तो 6 की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 5 प्रकार बताए हैं, वर्गीकरण जो है 5 प्रकारों में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि निर्देशन युवक को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और परिस्थिति के साथ समायोजन करना सीखता है। यह परिभाषा किसकी है। तो डेफिनेशंस वगैरह भी पूछता है, कथन तो आपको पता ये पूछे जाते हैं। तो 7 की बात करें, यह स्टेटमेंट जो है वह स्किनर महोदय का है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। परामर्श एक सीखने पर आधारित प्रक्रिया है जो सहज व सामाजिक वातावरण में आमने सामने होती है। यह स्टेटमेंट यानी कथन किसका है, पूछ लिया फिर से स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट वगैरह आप याद रखिएगा। 8 की बात करें तो यह गेस्टाल्ट का है। ठीक है, गेस्टाल्ट महोदय ने यह स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। बुद्धि परीक्षण को सम्मिलित किया गया है। बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में सम्मिलित किया गया है आपको बताना है। तो यहाँ पर 9 की बात करें तो बुद्धि परीक्षण जो मैंने अभी अप्रमापीकृत प्रविधियां और प्रमापीकृत प्रविधियों के प्रकार अंतर्गत बताए थे, कौन कौन सी प्रविधियां आएंगी जिनको हम मापते हैं। तो ध्यान हो तो जो बुद्धि है वह प्रमापीकृत प्रविधियों के अंतर्गत आया था। करेक्ट आंसर जो है वह सी आगे, इसलिए जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको आप ध्यान से पढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं हैं, कैसी सेवाएं हैं। तो 10 की बात करें तो 10 का करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा। समावेशन शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं आत्मसिद्धि सेवा, नियुक्ति सेवा और व्यावसायिक तैयारी सेवा, ये सभी प्रकारों में देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और बहुविकल्पीय प्रश्न। परेशान मत होइए, बहुविकल्पीय प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, जिनसे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 1 से शुरू करेंगे, चूँकि हमने 10 बात कर ली 10 तक की। क्वेश्चन नंबर 1 है, दृष्टिबाधित बालकों हेतु अधिगम सामग्री है। दृष्टिबाधित बालक आप सभी को पता है कि कौन बालक होते हैं। तो
ब्रेल पुस्तकों, सबसे पहले अगर हम बात करें दृष्टिबाधित बालकों की, तो ऐसे बालक जो देखने में अक्षम हो या उनकी जो दृष्टि है उनमें दोष देखने को मिले, ठीक है, दैनिक जीवन की क्रियाकलाप को करने में उन्हें कठिनाइयाँ हों, ठीक है, ऐसे जो बालक होते हैं दृष्टिबाधित बालक होते हैं, उनकी दृष्टि जो है कमज़ोर होती है, अर्थात अंधापन हो सकता है। तो यहाँ पर दृष्टिबाधित बालकों है तो अधिगम सामग्री, यानी आप किन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं ऐसे बालकों के लिए, यही पूछा है प्रश्न। तो ऐसे बालकों के लिए हम ब्रेल पुस्तकें और संकीर्ण सर्किट टेलीविज़न, इन दोनों प्रविधियों को प्रयोग में लाते हैं, इन दोनों सामग्रियों को उपयोग में लाएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा भी दृष्टिबाधित बालकों है तो अधिगम सामग्रियां हैं, जैसे हम पहला तो हमारा ब्रेल पुस्तकें हो गई। ब्रेल पुस्तकें कौन सी आती हैं? ब्रेल पुस्तकें दृष्टिहीन बालक के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। ब्रेल प्रणाली में अक्षरों, शब्दों, अंकों तथा दूसरी आवश्यक सामग्री के आकलन का प्रबंधन 6 बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है, 6 पॉइंट को ध्यान में रख करके किया जाएगा। यह शॉर्ट हैंड प्रकार की एक प्रणाली है। पढ़ने लिखने के अतिरिक्त संगीत, गणित, रसायन विज्ञान तथा कंप्यूटर विज्ञान आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रेल शिक्षा प्रणाली में प्रावधान उपलब्ध है। तो ये हो गई ब्रेल पुस्तकें। उसके बाद है संकीर्ण सर्किट टेलीविज़न। ये भी क्या होता है, इनको भी जान लीजिए। संकीर्ण सर्किट टेलीविज़न भी कम दृष्टिबाधित बालकों के लिए उपयोगी उपकरण है। यह पाठ्य सामग्री को बड़े आकार में टेलीविज़न के पर्दे पर प्रक्षेपित करता है। आवर्धक लेंस वाला कैमरा जो है वह पाठ्य सामग्री को वृहत आकार में करके पर्दे पर दिखाया जाता है, जिससे अधिगमकर्ता को पढ़ने या पढ़ते समय पाठ्य सामग्री अथवा आवश्यक सामग्री बड़े अक्षरों में दिखाई देने लगती है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है वह अमेरिका जैसे देशों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आवर्धक लेंस तथा हस्तवर्धक, ये भी जो है एक दृष्टिबाधित बालकों के लिए अधिगम सामग्री है। ब्रेल स्लेट एवं स्लाइस, ब्रेल शीट बोलते हुए कैलकुलेटर, इसके अलावा भी अन्य कई प्रकार की अधिगम सामग्री देखने को मिलेगी दृष्टिबाधित बालकों के लिए। तो ये जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दी, ठीक है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 है फोनिक कान एवं शून्य ट्यूब उपकरण उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें श्रवण बाधित बालकों की, तो श्रवण बाधित बालकों में कान के किसी भी भाग या श्रवण तंत्र की रचना में किसी प्रकार का विकार होने के कारण श्रवण असमर्था आ जाती है या मंद से तीव्र गति तक हो सकती है। ठीक है, यानी उनको सुनाई नहीं देता, सही से समझ नहीं पाते चीज़ें, तो ये श्रवण बाधित बालकों के अंतर्गत आएंगे। इनके कई सारे उपकरण भी हैं, जैसा पहला ही पूछ लिया है, फोनिक कान एवं शून्य ट्यूब उपकरण। यह कैसा उपकरण है? तो फोनिक कान उपकरण के माध्यम से ध्वनि सीधे जो है अधिगमकर्ता के कान में प्रेषित हो जाती है। शून्य ट्यूब उपकरण का प्रयोग ध्वनि को सरल एवं स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो यह हो गया फोनिक कान का शून्य ट्यूब उपकरण। इसके अलावा कौन कौन सी सामग्रियां होती हैं ऐसे अधिगमकर्ता, और हम बात कर लेते हैं इसके अलावा, जैसे चिन्ह भाषा पैकेज, अन्य श्रवण सहायता उपकरण में जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर, दर्पण छोटा एवं बड़ा, विभिन्न प्रकार के वीडियो टेप्स। ठीक है, श्रवण उपकरण में कई सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो इनके माध्यम से भी हम जो है अधिगमकर्ता को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। मतलब उन्हें सुनाई जब देगा सही से तो चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। गति अक्षमता के लिए सहायक उपकरण कौन सा है? अगर गतिक अक्षमता है तो उसके लिए सहायक उपकरण कौन सा होगा आपको बताना है या पूछा गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें गतिक अक्षमता, यानी अस्थि बाधित बालक ऐसे होते हैं, गतिक अक्षमता के अंतर्गत ऐसे बालक आते हैं जो मतलब जिनका किसी दुर्घटना या दुर्घटना हो जाए, अंग भंग हो जाए, वंशानुक्रम से कई संबंधित होते हैं बच्चे, जैसे पोलियो से संबंधित हो गए। ठीक है, बाधिता का स्तर मंद, तीव्र या प्रचंड भी हो सकता है। तो ऐसे बालकों के लिए हम बैसाखी हो गया, पहिया वाली कुर्सी, बंधनी, ठीक है, इसके अलावा भी लैप बोर्ड, पेज टर्नर, मोटे पेन तथा मोटे पेन होल्डर आदि का उपयोग भी कर सकते हैं।
तो ऐसे में जो आएगा वह व्हील चेयर और वॉक एवं कृत्रिम अंग दोनों ही आ जाएंगे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि मनोरंजक अधिगम सामग्री का उपयोग होता है, किसके लिए हम प्रयोग करेंगे? तो ये अधिगम असमर्थी बालकों हेतु हम इसका प्रयोग करेंगे। करेक्ट आंसर 4 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 पूछा है सहकर्मी शिक्षण किसकी मध्यस्थता की रणनीति है? इनमें से आपको बताना है। 5 की बात करें तो सहकर्मी शिक्षण किसकी मध्यस्थता की रणनीति है? यह है उच्च बौद्धिक एवं निम्न क्षमता वाले छात्रों की। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है व्यवहार को कोई दिशा प्रदान करने वाली प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक तत्परता का नाम अभिवृत्ति है। यह परिभाषा किसकी है? तो परिभाषा वगैरह आप ध्यान में रखिएगा। तो यह परिभाषा जो है वह ट्रेवर्स की है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 6 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि सहकारी अधिगम के अंग हैं। कौन कौन से सहकारी अधिगम के अंग हैं? तो देखिए, खेल द्वारा अधिगम, शैक्षिक मेले व भ्रमण, सामूहिक अधिगम, ये सभी सहकारी अधिगम के अंग कहलाएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर 7 का डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 पूछा है सामाजिक अधिगम किस प्रकार की शिक्षा का साधन है? तो यहाँ पर सामाजिक अधिगम किस प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा अनौपचारिक एजुकेशन जो होगी, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो इसमें परिवार यानी फैमिली आ जाएगी, सोसाइटी आ जाएगी, और ये सारी चीज़ें अनौपचारिक शिक्षा के अंग के अंतर्गत आएंगी। औपचारिक में आप सभी को पता है विद्यालय आ जाएगा, फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत ही आता है विद्यालय वगैरह, ये औपचारिक। निरौपचारिक में दूरस्थ शिक्षा, ठीक है, ऐसी प्रकार की शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगी। तो कुछ चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है बड़ी सिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। बड़ी सिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ आपको बताना है। तो इस प्रकार की सिस्टम का प्रयोग है 1942 से शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 10, ब्रेल लिपि में कितने डॉट सेल होते हैं? तो अभी हमने जब ब्रेल लिपि के उपकरण बताए थे तब उसमें मैंने बताया था, इसमें जो है वह 6 पॉइंट या 6 बिंदु देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर हम बात करें फ्रांस में ब्रेल लिपि जो है, ब्रेल लिपि के प्रतिपादक जो हैं वो फ्रांस के थे। ठीक है, इन्होंने ही अपने नाम पे ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया था। ब्रेल लिपि जो है 4 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 4 जनवरी को मनाई जाती है, और इन्होंने 6 बिंदुओं पर इसको सहमति दी थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकेंगे। हमने लगभग 20 क्वेश्चन को लेकर के बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQs मिलेंगे। आप देख पा रहे हैं इन क्वेश्चंस को, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।